आतंकवादी का ठप्पा आपके ऊपर लगा कैसे? पानी की जगह सर्फ का पानी पिलाया जाएगा या इतना पानी पिला दिया जाएगा कि पेट फूल जाएगा, और जब पेशाब आएगा तो वो बांध दिया जाता है। नीचे हीटर खोल के रखा और खोल दिया और वो शॉट लगा। 3rd डिग्री टॉर्चर जो मेरे साथ हुआ तो उसको याद करना बड़ा तकलीफ दे होता है। पूरे मसल्स का कीमा बन जाता है। आप उल्टा लेटा के पीठ के ऊपर इतने मुकदमे मेरे ऊपर डाल दिए गए जितनी मेरी आयु नहीं थी। यूं ही मेरे को पीछे धक्का मारा जाता है किसी के साथ। अभी मैं पुलिस नहीं कहूँगा, लेकिन थे वो पुलिस के ही। और फिर मैं इतना टूट गया, उन्होंने कहा तुमको एक ऐसी जगह लेके जाएंगे तो वहाँ पर कुछ बोलना नहीं है, और बोलोगे तो वापस तो तुमने हमारे पास ही आना। फिर आज तो साले का कर ही देंगे, बस बहुत तंग है। आपको कब पता चला कि आपने 22 बम धमाके कर दिए? हमारे ख़ानदान में से लगभग 20-25% लोग पाकिस्तान गए। किस तरह से पाकिस्तान के? क्या किसी एम्बेसी में गए? कैसे आपको वीज़ा मिला, उसके बारे में बताइए। तो जानकीपुरी में एम्बेसी है पाकिस्तान की। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझको हुआ कि अब मैं अकेला जाऊं अजीब सा अनजान मुल्क में, अनजान जगह पे, कोई भी नहीं। ख़ास इस मुल्क और उस मुल्क में मुझको अंतर नज़र नहीं आया। तो वहाँ साहब मिले और उन्होंने कहा मैं इंडियन इंटेलिजेंस का हूँ और आपको वीज़ा कहाँ मिला? मैंने कहा और कहाँ किस लिए जा रहे हैं? मैंने कहा मैं। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कुछ कहा कि पाकिस्तान नेवी के कुछ वो होते हैं वहाँ पर, हेडक्वार्टर है वहाँ के, कुछ साइन वाइन होंगे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होंगे। उन्होंने टास्क दिया कि आपको पाकिस्तान जाना है और वहाँ पाकिस्तान तो मैं जा रहा था। कागज़ मैंने जो है छत पे फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं अरविंद ओझा और आप देख रहे हैं आज तक रेडियो का पॉडकास्ट, और ये है आपका अपना शो क्राइम ब्रांच। आप इसे देखिए, सराहिए। हमारे साथ एक ऐसा लड़का है जो दिल्ली में रहता है, जिसे दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया था। 14 साल वो जेल में रहा। उसके माथे पर आतंकवादी का ठप्पा लगा। 14 साल जेल में रहकर उसने लड़ाई लड़ी और वो बाइज्जत बरी हुआ। हमारे साथ हैं मोहम्मद आमिर। आमिर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि आतंकवादी का ठप्पा आपके ऊपर लगा कैसे? अरविंद जी, कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि मेरी और मेरी ही नहीं बल्कि मेरे परिवार की भी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, उलट जाएगी। और जब ये मेरे साथ घटना घटी, ये आज से लगभग 26-27 साल पहले की बात है, 1998 में, जब मैं लगभग 18-19 साल की उम्र रहा हूँगा, टीनेज। मुझ पर दिल्ली और एनसीआर में जो 1996 और 97 में ब्लास्ट हुए थे सीरियल, उसके आरोप मुझ पर लगा दिए गए। इतने मुकदमे मेरे ऊपर डाल दिए गए जितनी मेरी आयु नहीं थी। फिर 14 साल जेल में रहना और ट्रायल को फेस करना, एक के बाद एक केसेस बरी होना। और इस दरमियान मैंने बताया टीन एज था, और जब मैं रिहा हुआ, आखिरी केस मेरा जो बरी हुआ हरियाणा रोहतक से, उस वक्त मेरी आयु 32 साल हो चुकी थी और दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। सिर्फ परिवार के हिसाब से नहीं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, जो मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि ये कैसे हुआ, तो मैंने जो है इस पर एक किताब लिखी है। देखिए, आपको ये भी दिखाऊं, ये मोहम्मद आमिर ने किताब भी लिखी है, आतंकवादी का फर्जी ठप्पा, जो आप पढ़िएगा भी कि 14 साल ये जेल में रहे, कैसे संघर्ष किया, ये आप जरूर पढ़िएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि दरअसल दिल्ली, हरियाणा और यूपी में ट्रेनों में और मार्केट में 1996-97 में तकरीबन 22 बम धमाके हुए थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उसकी जांच की और मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार किया। एक आतंकवादी था अब्दुल करीम टुंडा, उसको मास्टरमाइंड बताया, लश्कर का वो आतंकी था। और 18 साल के जब मोहम्मद आमिर थे तो इनको पुरानी दिल्ली के रहने वाले इनको गिरफ्तार किया और आरोप लगाया कि इन्होंने बम धमाके कराए, कहीं नहीं जुड़ा। शुरुआत कैसे हुई? आप 18 साल के थे, आप कहाँ पे थे उस वक्त, कैसे पुलिस पहुंची, पूरा अगर आप बता पाए। आपने कहा कैसे पुलिस पहुंची, तो पुलिस की जो पहचान होती है, अधिकतर हम देखते हैं कि वो खाकी वर्दी में, ड्रेस में होती है बाकायदा, और वायरलेस सेट, पूरा एक सिस्टम हो जाए जो प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जो मेरे उनके साथ पहली घटना घटी, पहला जो वास्ता पड़ा,
वो बड़ा अचंभित था और मैं उसको अभी भी नहीं भूल पाता हूँ। मुझको याद है 20 फरवरी 1998 की वो रात थी। समय लगभग 9 बजे के आसपास था। सर्दियों का समय था, फरवरी का। और मैं ओल्ड दिल्ली में रहता हूँ, जो कि वॉल्ड सिटी है, जो कि अब कमर्शियल माहौल में बदल चुकी है। और ठंड में रात के टाइम अक्सर दुकानें बंद हो जाती हैं, होलसेल रिटेल वगैरह की। तो एक रोड था मेरे सदर बाज़ार में, एरिया के नज़दीक, जहाँ मैं रहता था। उस रोड पर मैं जा रहा था दवाई लेने के लिए। मेरे स्टोन प्रॉब्लम थी और मैं आयुर्वेदिक इलाज कर रहा था। एक दुकान थी 12 टोटी चौक पर, उसके लिए मैं जा रहा था, जल्दी जल्दी कि दुकान बंद ना हो जाए, दवाई लेने के लिए। तो मैं जब बहादुरगढ़ रोड के करीब पहुंचता हूं तो मुझको महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है तेज़ी से, क्योंकि मैं तेज़ी से दुकान की तरफ बढ़ रहा था। मैंने हल्के से पलट कर भी देखा तो एक कोई सिविल ड्रेस था, और लेकिन वो फिर एकदम साइड में जो है पेशाब करने लगा खड़ा हो गया। मैं फिर धीरे धीरे आगे चलने लगा। थोड़े कदम आगे चलने के बाद मुझको महसूस हुआ कि आगे कोई एक जिप्सी, उस वक्त जो है जिप्सियाँ वाइट कलर की होती थी पुलिस के पास, लेकिन उस पर कोई पुलिस नहीं लिखी थी गाड़ी पे। अक्सर पुलिस गाड़ी लिखी होती थी, पुलिस, दिल्ली पुलिस वगैरह, लेकिन वो वाइट कलर की जिप्सी थी जिसका मैं उस पर कुछ लिखावट नहीं थी, शायद उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। ऐसा हल्की सी नज़र पड़ी बस, और चटती हुई, और वो धीरे चल, और नज़र भी इसलिए थोड़ी से ये मैं देख पाया कि वो बहुत धीरे चल रही थी, थोड़े से फासले पर मेरे आगे। क्योंकि अक्सर रोड पे गाड़ियाँ, अरविंद भाई, तेज़ी से निकल जाती हैं। सुनसान रोड, रात का ठंड का समय था, फरवरी का, लेकिन वो रेंग रही थी मेरे आगे थोड़ा थोड़ा। मैं, जैसा होता है अपने काम की तरफ जहन होता है मेरा, फिर वहाँ से हटा और मेरा कहा कि जल्दी से मैं अपनी दुकान पे पहुँची हूँ दवाई। चंद कदम जब मैं नज़दीक पहुँचता हूँ तो उस गाड़ी जिप्सी का और मेरा फासला कम हो जाता है, और जैसे मैं और नज़दीक पहुँचता हूँ और उसको क्रॉस करने की दाईं तरफ होता हूँ कि मैं क्रॉस करके निकल जाऊँ, यूं ही मेरे को पीछे से धक्का मारा जाता है किसी पुलिस की वाले मारते हैं। अभी मैं पुलिस नहीं कहूँगा, लेकिन थे वो पुलिस के ही, लेकिन अभी नहीं कहूँगा क्योंकि उस वक्त तक मुझको जानकारी नहीं थी। कुछ सिविल ड्रेस में लोग थे जिन्होंने मुझको पीछे से धक्का मारा। जैसे धक्का किसी इंसान को लगता है चलते हुए तो वो आगे की तरफ गिरता है, हाथ उसके आगे बढ़ते हैं नेचुरली। मेरे भी इसी तरह हाथ बढ़े आगे, और जिप्सी के अंदर कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने उस हाथ को पकड़ा, उसको अंदर खींचा, पीछे वालों ने धक्का मार के अंदर करके उन्होंने फर्श पर, जो गाड़ी का फर्श होता है उसके ऊपर बिठा दिया नीचे मुंह, और फ़ौरन मेरे मुंह पे और आंखों पे पट्टी बांध के पीछे हाथ। ये बात अरविंद जी मुझको आपको बताने में समय लग रहा है, ये लेकिन सेकेंडों में हुआ था मेरे साथ, और मैं समझ भी नहीं पाया कि ये सडनली ऐसा हुआ क्या है। और ज़िंदगी में कभी किसी तरह का इस तरह का वास्ता ही नहीं पड़ा लड़ाई झगड़े का। मतलब मेरी घटना से पहले मेरे माँ बाप ने कभी जेल के गेट तो दूर, कोर्ट कचहरी, ये पुलिस के गेट भी नहीं देखे थे ऐसे क्रिमिनल लॉज के चक्कर में। तो फिर भी मैंने उनसे, हाँ, जब तक उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी और पीछे हाथ बांध दिए थे, तो मैंने फिर भी हिम्मत करके, क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल नौजवान था, हिम्मत करके मैंने उनसे सवाल किया, आप मेरा अपहरण क्यों कर रहे हैं? तो उनमें से बड़ी कड़क की आवाज़ आई, तू चल साले, हम तुझे बताएंगे तुझे क्यों अपहरण करना है। और उसके बाद मेरे मुंह पे पट्टी बांध दी गई। फिर दिल्ली की अनजान सड़कों पे वो लगभग जिप्सी जो थी 20, 25, 30 मिनट तक, आधे घंटे तक रहती रही, और एक जगह मुझको उतारा। वहाँ पर उतारने के बाद अनजान जगह, मुझको नहीं पता कहाँ पर उतारा, और लेकर गए। मेरे हाथों की पट्टी, आँखों की पट्टी खोली गई, और साथ ही शरीर के भी सारे कपड़े उतार दिए गए, और मैंने कपड़े पूरे उतार दिए, बिल्कुल नंगा कर दिया गया मुझको। और मुझको, मैंने देखा कि लगभग दर्जन भर लोग, 10-12 लोग मुझको लंबे चौड़े घेरे हुए खड़े हुए। उस वक्त तक भी मुझको नहीं पता था कि ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि हमने अभी उस वक्त तक भी और अब भी हम अपने रक्षक ही मानते हैं, कानून को नाफिज करने वाले, उसी नज़रिए से हमने देखा भी। उस वक्त भी ये सोचा कि ये तो कोई क्रिमिनल है।
वाकई में वो सिविल ड्रेस में हम समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चिन्ह ही नहीं था कि जिससे पता चलता कि वो सिविल ड्रेस में थे। तो ये मेरी एक पहले घटना घटी उस रात को। और फिर 3rd डिग्री टॉर्चर उन्होंने मेरे से साथ करना शुरू कर दिया। 7 दिन तक इलीगल मेरे साथ इलीगल रखा उन्होंने 7 दिन तक और टॉर्चर किया। 7 दिन के बाद 27 फरवरी को तीसरी कोर्ट में फिर पेश किया। जिस दिन कोर्ट में पेश किया उस वक्त मुझको भी ये नहीं मालूम था ये कोर्ट है, क्योंकि मैं कभी कोर्ट गया ही नहीं। बस तो सॉरी, आपको माफ करो, जब आपको लेकर गए पकड़कर, तो जो कैसा कमरा था, कितने लोग थे, क्या आपसे सवाल पूछ रहे थे, क्या सवाल जवाब थे, पूछताछ क्या कर रहे थे? तो वो एक छोटा सा सेल थी, छोटा सा कमरा था जहाँ पर मेरी आँखों की पट्टी खोली गई थी। जो अभी मुझको याद आ रहा है, आधी दीवार उसकी टाइलों की थी और आधी सफ़ेदी हुई हुई थी। और लगभग 10 बाई 12 के आसपास का वो कमरा रहा होगा। उसके बाहर छोटा सा एक कमरा था, उसके आगे एक छोटा सा दलान था। मुझको उस बीच वाले पोर्शन पे रखा हुआ था। और जब उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, मेरे पिताजी का नाम पूछा, एड्रेस वगैरह पूछने लगे। फिर दरअसल मैंने वैसे इस किताब में अपना क्या कारण है, मतलब एक ये बड़े रोचक रहेगी किताब में कारण मैंने लिखा है ब्रीफली। अधिकतर ऐसा होता है किसी ना किसी का कोई ना कोई कारण होता है, किसी का छोटा या बड़ा। इसमें ब्रीफली लिखा है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो मुसलमान समुदाय को जो है कि कई लोगों ने यहाँ से पलायन किया और वो पाकिस्तान गए। हमारे ख़ानदान में से लगभग 20-25% लोग पाकिस्तान गए, लेकिन 75% जो जिसमें मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, नाना नानी, उन्होंने गांधी जी के देश को चुना और इसी देश में वो रहे। मुझको अच्छी तरह याद है, मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो कभी वहाँ नहीं जाऊँगा और मुझको पसंद नहीं है पाकिस्तान, और मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और यहीं मैं मरूँगा। और आखिरकार वो यहीं गुजरे भी। उनको अपने वतन से, अपनी मिट्टी से लगाव था। लेकिन बताने का ये है कि हर रिश्तेदारियाँ थीं आपस में। और आज तो बहुत कम आना जाना होता है, वीज़ा प्रोसेस बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले काफ़ी आसान था। समझौता एक्सप्रेस थी, वीज़ा आराम से मिल जाया करते थे, आप उसमें मेल जोल हुआ करता था। तो उन्हीं रिश्तेदारियों में मेरी एक बड़ी सिस्टर की शादी जो है कराची में हुई थी। और मैं अपने होश व हवास में पहली बार जब किडनैप किया गया, मैं कभी उसको नहीं कहता हूँ कि अरेस्टिंग किया गया, जैसे मैंने बताया 20 फरवरी रात को जो मेरे साथ किया ना, क्योंकि अरेस्टिंग जो होती है उसका एक पूरा कानून में एक प्रोसेस है कि आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना है और उसके क्या क्या गाइडलाइंस वगैरह होंगी। लेकिन मुझको तो 7 दिन इलीगल रखा और इसलिए, और राह चलते हुए मुझको उठाया गया। और इस देश में कानून है, एक संविधान है, और कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। तो कानून जो भी तोड़ता है उसका वो गुनहगार, मैं समझता हूँ, जैसे आम नागरिक है और दूसरे भी उसी तरह पाबंद है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपहरण हुआ। तो अपहरण हुआ है 20 फरवरी 1998 को, और मैं अपनी बहन से कराची वीज़ा लेके गया हूँ बाकायदा। दिसंबर 1997 को मैं गया हूँ समझौता एक्सप्रेस से वीज़ा लेकर पाकिस्तान, कराची, अपनी बहन से मिलके। और 12 फरवरी 1998 को मैं 12 फरवरी 1998 को मैं आया हूँ। 2 महीने अभी आप ये देखिएगा, तारीखें देखिएगा। और ये माननीय न्यायालय में भी ये चीज़ें रखी गई। इसी वजह से माननीय न्यायालय ने इन चीज़ों को संज्ञान में लिया और तथ्यों को देखा, गवाहियों को देखा, और फिर ये निर्णय आया। आज मैं आपके सामने आज़ाद बैठा हूँ। तो वो 12 फरवरी को मैं आया, उसके 8 दिन के बाद मुझको उठाया गया। तो कुछ तो ऐसा था इस बीच में कि जो मेरे साथ हुआ, और वो मैंने
बहुत कोर्ट में भी कागज़ातों में, और मैंने ये जो ऑनलाइन किताब मैंने लिखी है, सॉरी, ऑनलाइन किताब ये मौजूद है, आतंकवादी का फर्जी ठप्पा। ओरिजिनल ये फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट करके इंग्लिश में आई थी, उसका अनुवाद ये अभी इसी 2024 फरवरी में बुक फेस्टिवल में हुआ है। इसमें पूरे विस्तार से लिखा है, और इस किताब में सिर्फ अरविंद जी एक चीज़ नहीं है, इसमें कई तरह की खिड़कियाँ आपको खुलती हुई नज़र आएंगी। आप जब पढ़ेंगे इसमें पुलिस का टॉर्चर देखने को मिलेगा, आपको इसमें जेल की दुश्वारियाँ, कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। आपको एक परिवार को किस तरह की पीड़ा और सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जेल में व्यक्ति तो है, वो तो फेस कर ही रहा है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी होता है कि उसके परिवार वाले क्या फेस कर रहे हैं। वो तो आरोपी है, वो तो न्यायालय में या जैसे भी आरोप जो है कानूनी अपना दिफा कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो उससे जुड़े हुए परिवार के लोग होते हैं, माँ बाप, बीवी बच्चे वगैरह, वो किन हालात का सामना करते हैं, या समाज उनके साथ क्या रवैया अपना रहा होता है, या उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो आपको देखेगा। इसमें कोर्ट की बात मिलेगी, इसमें जेल की मिलेगी, आपको इसमें प्यार मिलेगा, इसमें आपको मानवता, सेक्युलरिज्म, बहुत कुछ, कई तरह की खिड़कियाँ आपको खुलती हुई नहीं अमित, दिखेंगी। मुझे ये बताओ, जी। आप पाकिस्तान गए, किस तरह से पाकिस्तान के, क्या किसी एम्बेसी में गए, कैसे आपको वीज़ा मिला, उसके बारे में बताइए तो सिलसिलेवार। अग- हाँ। मैं जब बड़ा हुआ तो उत्सुकता हुई। मैं शायद जब छोटा था अपनी माँ के साथ गया था, बहुत छोटा, 7-8 साल का। क्योंकि पहले अरविंद जी ये कानून था कि जो माता होती थी वो 10 साल की आयु तक के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी। ये शायद आज है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आज से 30-40 साल में पुरानी बात बता रहा हूँ। और मुझको याद है स्कूल की गर्मी की छुट्टी जब होती थी तो मेरी माँ मेरी बहन से, बड़ी जो बहन थी, उनसे मिलने वो जो है जाया करती थी कभी कभार। तो वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाया करते थे, मेल जोल बहुत थे उस ज़माने, 40 साल पहले। चाणक्यपुरी में अम्बेसी है पाकिस्तान की। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझको हुआ कि अब मैं अकेला जाऊं, क्योंकि 18-19 साल का मैं हो चुका था। मैं पहले छोटा सा था, गया था 1-2 बार माँ के साथ, तो वो धुंधला धुंधला याद था। तो मुझको सही से महीना याद नहीं है, लेकिन लगभग सितंबर या अक्टूबर का महीना रहा होगा। मैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी में गया, वहाँ पर कागज़ जमा कराए, कुछ वेरिफिकेशन वगैरह का होता है, फिर वो 1-आध महीने के बाद वो वीज़ा लगता है। मुझको अभी सही से याद नहीं, क्योंकि ये बात 97 मतलब आज से 26-27 साल पुरानी बात है। बहरहाल मुझको वो वीज़ा मिला, 1 महीने का वीज़ा मिला था या 2 महीने का। और फिर मैं दिसंबर को जो है 1997 में समझौता एक्सप्रेस जो पुरानी दिल्ली से जाती है, उसमें बैठ के अटारी या अमृतसर कोई जगह है, वहाँ पर उतरा। वहाँ कस्टम वगैरह हो के फिर वहाँ जो पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर है, वहाँ कस्टम वगैरह हो के फिर वहाँ से कराची के लिए ट्रेन ली। वो बड़ा अजीब सा, अनजान मुल्क में, अनजान जगह पे, कोई भी नहीं। तो लेकिन पूछते पाछते कराची में फिर वो उतरे तो बहन आई हुई थी और वो जीजा जी आए हुए थे। उनका अपना बिजनेस था, अच्छा बिजनेस था। वो मैंने किताब में वहाँ की आप देखिएगा तो लिखी है, पूरे यहाँ बताने का ना अभी समय है और वो मौका भी नहीं है। तो इस किताब में नहीं पूरी चीज़ें को डिटेल में लिखा है कि किस तरह का अनुभव मैंने किया। और कोई ख़ास इस मुल्क और उस मुल्क में मुझको अंतर नज़र नहीं आया, सिवाय भाषा के या करेंसी के। वो लोग भी उसी तरह से बोलते हैं जिस तरह हम बोलते हैं। पाकिस्तान में आप कितने महीने रहे और क्या किया आपने वहाँ? तो मैं 1 महीने रहा। उसी दौरान मुझको पीलिया वहाँ पर हुआ, तो वहाँ का इलाज कराया। 2 महीने में मतलब दिसंबर में गया तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में वापस आ गया, 12 तारीख। लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है, पुलिस ने जो चार्जशीट में लिखा, आप आए? हाँ, मैं आया। तो जब मैं 97 के एंड में या सितंबर अक्टूबर में जब मैं वीज़ा लेने गया था, वहाँ पर एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझको अपने आप को परिचय दिया कि मैं इंडियन इंटेलिजेंस का सदस्य हूँ। अब आप वहाँ
शायद मैं वीज़ा लेने गया था चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी वीज़ा ले, तो वहाँ साहब मिले और उन्होंने कहा मैं इंडियन इंटेलिजेंस का हूँ और आपको वीज़ा कहाँ कहाँ मिला है। मैंने कहा और कहाँ किस लिए जा रहे हैं। मैंने कहा मैं कराची का वीज़ा मिला है और मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप भी देश के लिए कुछ हमारे लिए काम के इस देश में रहते हैं। तो मैंने कहा अब देश की भावना कि देश के लिए काम किया और हम आपको जो है आगे जाके अच्छा करेंगे तो जॉब भी देंगे और सिक्योरिटी भी देंगे वगैरह। तो वो जो एक देश भावना की होती है यहाँ उन्हें आइए। तो एक जगह थी नज़दीकी मुझको क्विज था चाणक्यपुरी में कहीं, वहाँ पर वो ले गए कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला। उनके साथ एक और लड़का सा था, चेहरा वो मुझको अभी भी याद है क्योंकि इसी ने मेरी पूरी तरह से ज़िंदगी को बदलने में अहम रोल अदा किया। खैर मैं तैयार हुआ। क्या बोला उन्होंने कुछ कहा कि पाकिस्तान नेवी के कुछ वो होते हैं वहाँ पर हेडक्वार्टर है, वहाँ के कुछ साइन वाइन होंगे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होंगे, कुछ साइन होंगे, आर्मी के नंबर होंगे, फ़ोटो होंगे, वो लेकर आना है वगैरह वगैरह। अच्छा, पाकिस्तान से लेकर? जी हाँ। तो उस पर हम राज़ी हो गए और फिर गए, लेकिन वो काम नहीं कर पाए वहाँ पर क्योंकि बहुत सिक्योरिटी थी और कोई कैंट वेंट नेवी कैंट का इलाका था राज्य में, वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी की, वो नहीं कर पाए काम। तो इसी वजह से जब मैं वापस, आप देखिएगा टाइमिंग का, जब मैं वापस लौटा हूँ फरवरी में 1998 में, 2 महीने के बाद दिल्ली में, तो उसके ही बाद उन्होंने फिर मुझसे संपर्क किया कि आपको वो काम सौंपा था। तो मैंने कहा वो तो मैं नहीं कर पाया हूँ और मैंने इसमें किताब में लिखा है क्या क्या डिज़ाइन। तो उसमें उन्होंने मुझको कहा कि नहीं तुम जो है 2 वे काम कर रहा हो, तुमने जो दस्तावेज़ भी लिए थे हमारे लोग से वो तुम उनको वहाँ पर दे आए हो, तुमको वो लौटाने होंगे, तुमको देने होंगे। तो इस तरह की उन्होंने बातें कही। तो लेकिन मैंने ना लिए थे, वो मैंने बताया भी है कि किस तरह से मैं कर नहीं पाया वो काम को। लेकिन उनका, हम माफ़ करिए, आपको जो दिल्ली चाणक्यपुरी में अधिकारी मिले वो उन्होंने टास्क दिया कि आपको पाकिस्तान जाना है और वहाँ पाकिस्तान तो मैं जा रहा था, टास्क उन्होंने जब जा रहे हो तो हमारे लिए कुछ काम करो, देश के लिए आना कुछ। तो वहाँ आपको क्या पिक्चर या फ़ोटो खींचने को बोला? जी हाँ, लेकिन मैंने जैसे बताया कि वहाँ पर सिक्योरिटी वो एरिया ऐसा था जिसमें नहीं ले पाए और उन्होंने किसी हिसाब से कुछ दस्तावेज़ थे वो लाने को कहा था। तो उनसे मैंने कलेक्ट कर लिए थे। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे, मैं आ रहा था, जब वाघा बॉर्डर था वहाँ पर कस्टम पे तलाशी होती है, तो वो कागज़ मैंने जो है छत पे फेंक दिए लेटरिन के, क्योंकि अगर पकड़ा जाता तो वो धर लिया जाता। अब इतनी तो ट्रेनिंग दी नहीं थी उन्होंने, ना इतनी समझ थी मेरी। मैं आ गया और उनको बता दिया जब मुलाकात हुई कि मैंने इसी तरह से वो कागजात लिए थे, वो मैंने फेंक दिए क्योंकि वहाँ पर तलाशी हो रही थी वाघा में। और जो आपने फ़ोटो वगैरह का कहा था वो नहीं ले पाए क्योंकि सिक्योरिटी बहुत थी। लेकिन वो मेरी बात से संतुष्ट नहीं थे। तो 1-2 मेरी मुलाकातें रहीं 12 फरवरी और 20 फरवरी, मतलब 1 हफ्ते के बीच में। जब वो संतुष्ट नहीं हुए, नहीं माने, तो इस तरह से उठवाया गया और वहाँ पर ले आके भी यही टॉर्चर, बातचीत। क्या पूछते थे? हाँ, टॉर्चर हुई आपसे? क्या क्या सवाल पूछा? क्या वो दस्तावेज़ आपने किसको दिए, आपने फ़ोटो खींचे होंगे, वहाँ पर किससे मिले होंगे, किसी को तो बताया हुआ, काम क्यों नहीं किया, ऐसे इस तरह की बातें उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि नहीं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देंगे अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, सच बात नहीं बताई। अब सच्चाई क्या जो था वही बात मैं बता रहा था बार बार। उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन जो हकीकत थी वही मैंने बयान करनी शुरू की कि मेरे पास मैं किसी से नहीं मिला और मैंने कोई किसी को जो है जानबूझ के किसी को कागजात नहीं दिए हैं और ना ही कोई फ़ोटो वगैरह मैं खींच पाया हूँ, जो हकीकतें मैं बता रहा हूँ। तब उन्होंने जो है 7-8 दिन जब उन्होंने देख लिया कि यह है, अब उनको था कि इसको फंसाना है, किस तरह से करना है, तो उन्होंने इन केसों में फंसाया जो 96-97 में है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो मैं बताना चाह रहा था, चार्जशीट में इन्होंने कहा है कि आमिर ने 96-97 में जो ब्लास्ट हुए दिल्ली और एनसीआर में, उसमें मुख्य भूमिका अपनाई और बनाया और उसको फाड़ा। तो अरविंद जी, ये बात कोर्ट में भी आई, वकील ने भी और जज साहब ने भी समझा और इनका ये कहना था ये कहा पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने, आरोप ये लगाया आगे जो है इसने और भी ब्लास्ट करने थे। लेकिन जो वकील साहब ने जज साहब के सामने रखी और जज साहब ने इस बात को समझा और आम कॉमन बात भी समझेगा कि
कोई ड्राइविंग पहले सीखता है या लाइसेंस पहले लेता है? मतलब ट्रेनिंग इनके हिसाब से ट्रेनिंग मैंने बाद में ली, और जो ब्लास्ट हुए वो 96-97 में हुआ है, और मैं गया हूँ 97 एंड अक्टूबर में, जब वो सब सीरियल ब्लास्ट हो चुके हैं। तो ट्रेनिंग बाद में ली है, ब्लास्ट पहले किए गए हैं। तो ये बड़ा झूठ झूठ होता है, तो वो तथ्य बैठे नहीं। और जो गवाह बनाए गए थे उन्होंने भी कोर्ट में आके जो बयान किया, उन सब तथ्यों को देखकर जज साहब ने फैसला किया। तो ये एक बहुत जीवन की मेरी ऐसी घटना रही कि अब मैं यकीन जानिए अनिल भाई, मैं अपनी बहन से पाकिस्तान पे फ़ोन पे बात भी नहीं करता। हम मैं इतना मतलब मैं सोचता हूँ अगर मेरी सिस्टर की शादी कराची में नहीं हुई होती और मैं ना वहाँ पर उनसे मिलने गया होता, शायद मेरे साथ ये घटना ना घटी होती। हम्म, तो पूरी तरह से ज़िंदगी को मेरे जो है पलटा है। और जब हम एक सोचते हैं कि जेल में रहता है इंसान, और जेल में रहने के बाद जब लंबे समय के बाद कोई रिहा होता है, और 14 साल उस समय जो है कोई बेल भी नहीं दी गई। 18-19 साल की उम्र, एक सम 32 साल का मैं होकर निकला। पूरी तरह से मैंने बताया दुनिया बदल चुकी थी कई पैमानों में। फैमिली मतलब पिताजी का देहांत हो गया मेरे 2 साल के जाने के बाद ही, उनका इंतकाल हो गया। मेरे पैरोकारी कर रहे थे, फिर मेरी माँ ने उस पैरोकारी को संभाला, न्याय के लिए वो कदम बाहर निकाले, कोर्ट कचहरी जेल में मुलाकात करना सालों में। लेकिन एक उम्मीद होती है अरविंद भाई कि मेरा बेटा लौटेगा। पिताजी जा चुके थे, मैं जेल में था, माँ बूढ़ी बीमार, लौटेगा बच्चा 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल, मतलब कब लौटेगा? जब उनको 10-12 साल हो गए तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और वो ज़िंदा लाश की तरह बिस्तर पे आ गई। जब 14 साल के बाद मैं रिलीज़ होकर निकला तो शायद आपने जब स्टोरी की थी वो माता जी थी नहीं शायद। तो वो एक ज़िंदा लाश की तरह मुझको बिस्तर पे मिली है। उनको पैरालाइज़ हो गया था ब्रेन हेमरेज से। तो मैंने पिताजी को खो दिया। आज भी ये है कि कब्रिस्तान में मैं जाता हूँ और मैं देख नहीं पाता हूँ, जानता नहीं हूँ कि मेरे पिताजी को कहाँ दफनाया गया है, क्योंकि दफनाने के दौरान मुझको कस्टडी पैरोल भी नहीं दी गई थी। जब वो हॉस्पिटल में थे, बीमार हुए थे, मुझको 1 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई थी बस। लेकिन जब देहांत हो गया उनका तो कंधा भी मैं नहीं दे पाया, और वो कब्रिस्तान में कहाँ दफने हुए हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। मैं निकला जब तो रिश्तेदारों से पूछा, वो भी भूल चुके थे कहाँ। तो अब मैं कब्रिस्तान के किसी एक कोने में जाके खड़ा होता हूँ और दुआ करता हूँ उनके लिए। माता जी जो है पैरालाइज हो गया, उनको जो घर था सब बिखर गया, जमा पूंजी सब ख़त्म हो गई, घर का बिखराव हो गया। वो किस तरह का संघर्ष किया वो किताब में मैंने लिखा है, आप देखेंगे पढ़ेंगे, यशोदा देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। साथ ही टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत दुनिया बदल चुकी थी। ये मोबाइल फ़ोन उस दौरान नहीं हुआ करते थे। मैं जब मैं रिलीज़ होकर आया 2012 में, तो मैंने देखा मोबाइल फ़ोन, टीवी में इतने सारे चैनल्स नहीं होते थे उस ज़माने में। देखे कि बहुत सारे चैनल्स हैं मनोरंजन के, न्यूज़ के। प्लास्टिक मनी जिसे हम कहते हैं, एटीएम कार्ड उस ज़माने में नहीं होते थे। पीवीआर सिनेमा नहीं होता था। टीवी का शेप बड़े होते थे उस वक्त, ब्लैक एंड वाइट टीवी और कलर टीवी आ चुके थे बड़े, लेकिन अब वो एलईडी में बदले जा चुका था। दिल्ली में मेट्रो नहीं थी उस ज़माने में, मैंने देखा निकल के दिल्ली में मेट्रो थी, शॉपिंग मॉल थे, तो ये सब आपके बसों जेल में के थे। कलर और उनका शेप चेंज हो चुका था। ब्लू और रेड लाइन पहले हुआ करती थी, अब ग्रीन और रेड लाइन। तो दुनिया और टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल गई थी। इंटरनेट वगैरह ये क्या होता है, सब चीज़ें मैं अभी भी अब इन चीज़ों को सीख और समझ रहा तो हूँ। जी। आमिर, जब आप पुलिस हिरासत में थे तो आपसे मिलने कौन कौन आया, क्या बातें हुई, एक तो ये जानना चाहते हैं। और इन डिटेल में जो टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर, किस किस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, क्या आपको बोला जा रहा था कि क्या एक्सेप्ट करो, और वो आप बताइए। तो रिमांड 2 तरह के रिमांड होते हैं। वो मुझको जब मेरे ऊपर बीती तो पता चला। एक रिमांड वो होता है जो कि लीगल रिमांड होता है, जो कि मीडिया समाज सब जानते हैं कि कोर्ट में पेश किया जाता है, वहाँ से रिमांड लिया जाता है वगैरह वगैरह। दूसरा एक रिमांड होता है वो ना इलीगल रिमांड, जिसमें ना समाज को पता होता है, ना मीडिया को पता होता है, ना किसी को पता, तो उसको किसी तरह से भी किडनैप करके रखा जाता है
कितने ही घंटे कितने ही दिन आपको रखा जा सकता है अपने सुविधा अनुसार आपको फिर। और उस दौरान अगर कोई मर गया तो उसको भी फेंक दिया जाता है, क्योंकि और उसका ब्लेम किसी के ऊपर नहीं आता है, ठीक। क्योंकि आप किसी रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक। क्या और हुआ? वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है इलीगल रिमांड, क्योंकि थर्ड डिग्री टॉर्चर जो होती है सबसे ज़्यादा उसी समय होती है जब रिमांड लीगली होता है। टॉर्चर उस समय भी किया जाता है लेकिन इस तरीके से नहीं, क्योंकि उसमें आपका मेडिकल का ऑर्डर होता है कि 24 घंटे में मेडिकल कराना है आपको। इलीगल रिमांड में जब आप थे तो क्या हुआ था आपको? तो इलीगल रिमांड में जैसे कि कुछ चोटें होती हैं, पंच चोटें भी दी जाती हैं उनको, लेकिन उसके अलावा जो होता है इलेक्ट्रिक शॉट लगाना आपके मेरे पास कई सारे ब्लैंक्स पेपर लाया गया रवि जी, और कहा गया कि इसको जो है साइन करो इन पे, और मैंने इनकार किया। इतनी समझ थी उस छोटी उम्र में कि कुछ तो गलत है अगर ये ब्लैंक्स पेपर पे साइन करा रहे हैं। हालांकि ना मेरे नाम ज़मीन थी ना कोई प्रॉपर्टी, छोटी उम्र में क्या होता है, लेकिन ये था कि गलत है, ब्लैंक पेपर कुछ तो होगा। तो मैंने इनकार किया। इतनी मतलब रिमांड झेलते हुए भी मैंने जो है उस तन्हाई में भी, उस कठिनाई में भी। क्या कठिनाई थी वही जानना चाहते कि आपको कपड़े उतार दिए, हाँ, किस तरह से मारा पीटा? शुरू में मैंने बताया कपड़े उतार दिए गए, फिर उन्होंने गाली गलौज देना और घूंसे लाते मारना, ये तो आम बात थी, गाली गलौज वगैरह। फिर उन्होंने क्या कि एक दीवार से मेरी पीठ को लगा दिया गया और ये दोनों पाँवों को पकड़ के विपरीत दिशा में चीर दिया गया और दीवार से लगा दिया गया कि मैं चलने के काबिल भी नहीं, ये सारा फट गया। फिर और तरीका होता है इनका अलग अलग कि एक लकड़ी का गोल जैसे बेलन होता है, चकला होता है, वो तो बहुत छोटा होता है जो जिस पे रोटी वो इतना लगभग 1 मीटर से ज़्यादा बड़ा होगा और इतना मोटा होगा उसका। उसको लिटाने के बाद यहाँ पर रख दिया जाता है और 2 अच्छे खासे जो भारी भरकम लोग होंगे वो इस साइड एक इस साइड करके, और 2 लोग होंगे जो उसको चलाएंगे, उसको यहाँ चलाते। ये कीमा पूरे मसल्स का कीमा बन जाता है। आप उल्टा लिटा के पीठ के ऊपर जो है वो किया जाएगा। आपको पानी की जगह सर्फ का पानी पिलाया जाएगा या इतना पानी पिला दिया जाएगा कि पेट फूल जाएगा, और जब पेशाब आएगा तो वो बांध दिया जाता है रबड़ से, तो आपका पेशाब ना निकल पाए। कई बार तो ऐसा होता है कि, और ये जेलों में मैंने औरों के साथ भी सुना, कुछ के साथ ऐसा हुआ कि उनको पानी पिला के जब बांध दिया गया और पेशाब आया, बांध दिया गया और नहीं आया, तो उनको नीचे हीटर खोल के रखा और खोल दिया और वो शॉट लगा उनको गीला जब होता। तो बेपनाह मतलब मैं उन थर्ड डिग्री टॉर्चर जो मेरे साथ हुआ तो उसको याद करना बड़ा तकलीफ़देह होता है। अभी वो ख्वाबों में नींदें उड़ जाती हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। तो क्यों ये कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या एक्सेप्ट कर लो, क्या एक्सेप्ट कह रहे थे जो नहीं मान रहे? आप साइन करिए और बिलास कबूल किए जो किया। अब जो चीज़ देखी नहीं की नहीं, आप कैसे कबूल सकते हो? और ब्लैंक पेपर पर साइन किए, लेकिन उन्होंने ब्लैंक पेपर भी साइन कराया और इतना टूट चुका था। और ऐसी हालत हो जाती है थर्ड डिग्री के दौरान आपकी कि किसी इंसान की कि जैसे मदारी के सामने बंदर की, जैसे डुगडुगी बजाता है मदारी और उस डुगडुगी के इशारे पे बंदर जो है हरकत करता है, जो चाहता है मदारी वही करता है। ये थर्ड डिग्री या पुलिस रिमांड जो होता है वो इस हालत में पहुंच जाता है कि आपको करना टूट जाता है, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से। नहीं, रात को आपको सोने नहीं दिया जाएगा, आपको 2-3 दिन न सोना जाए, आपकी हालत क्या होगी। टॉर्चर भी यही, कई तरह के टॉर्चर होते हैं। कुछ टॉर्चर हैं जो दिखते हैं, निशान दिखते हैं, कुछ होते हैं नहीं दिखते हैं। आप तलवों पे अक्सर मारा जाते हैं लठ, ये तो खैर जेल में होता है क्योंकि वहाँ निशान तो वगैरह इतना तोड़ दिया कि आपको लिखना पड़ा कि हाँ मैंने, फिर साइन करना पड़ा। नहीं, लिखना कुछ नहीं पड़ा, मुझको सिर्फ साइन करना पड़ा। और फिर मैं इतना टूट गया, उन्होंने कहा तुमको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ बोलना नहीं है, और बोलोगे तो वापस तो तुमने हमारे पास ही आना है। अब वो ले जा रहे थे 27 फरवरी को, मुझको याद है, 7 दिन जब पूरे हो गए तिजारी कोर्ट में मुझको पेश किया। मैं इतना समझ गया कि पहली बार मैं कोर्ट देख रहा था, वकील मेरी तरफ से कोई वकील नहीं था क्योंकि मौका ही नहीं दिया गया था। जज साहब बैठे थे, इंग्लिश में बात हुई, आरोप लगाया गया इंग्लिश में, फिर वो जो है 10 दिन का शायद पहला रिमांड दिया गया। और क्योंकि हम बोल नहीं पाते
क्योंकि उनको पता है। अच्छा, इस दरमियान रिमांड के दौरान मुझको एक बार मुझको याद है, एक कोई ऑफिसर थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो मुझको, वो इलीगल रिमांड के दौरान की बात कर रहा हूँ, मुझको जो है जिप्सी में बिठाया और ले गए रात के अंधेरे में, और कहने लगा भाई घोड़े वोड़े तैयार है ना, जो उनके साथ के लोग थे, घोड़े वोड़े तैयार है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं। कह रहा आज तो साले का कर ही देंगे, बस बहुत तंग हो गए। मतलब अभ्यास होने लगा कि शायद ये मारने की बात कर रहे हैं, जिसको हम बाद में इनकाउंटर, उस वक्त इनकाउंटर क्या होता है, पुलिस क्या होती है, कोर्ट कचहरी, उस टीन एज में मुझको जानकारी नहीं थी। और किताब में मैंने इन चीज़ों को साह से लिखा है कि क्या मेरी मतलब माइंड में किस तरह का मेरा मैं हालत से गुजर रहा था। तो फिर मुझको उतारा गया और कह रहे हैं भाई बहुत बहुत हो गया, तुझको आज़ाद ही कर देते हैं, तुझे आज़ाद होना है ना, आज़ाद ही कर देते हैं, यूँ लटकाया बस। मतलब अब मैं सुन हो चुका था, मतलब मैं किसी हालत में नहीं था कि गिड़गिड़ा या माफ़ी मांगूं उनसे, तो वो थक चुका था मैं कर करके कि छोड़ दें, माफ़ करते हैं, करते हैं। वो किया और चंद लम्हे ऐसे किया और कहा गाड़ी में बिठा दो इसको, और वापस गाड़ी में। तो मुझे लगता शायद ये नया जीवन मिला मुझको वहाँ पर। लेकिन मेरे उस वक्त भी कोई रिएक्ट ऐसा कोई ख़ास नहीं रहा। लेकिन ऐसा वो क्यों करना चाह रहे थे, या क्या दिखाना या क्या जानना चाह रहे थे, वो समझ नहीं आया। तो इस तरह से आपको मानसिक तौर से या जिस्मानी तौर से आपको इतना टॉर्चर और प्रताड़ित किया जाता है कि आप टूट जाते हैं। ख़ासकर इलीगल रिमांड की बात कर रहा हूँ, जो 7 दिन का इलीगल रिमांड था। जो लीगल रिमांड था कोर्ट के पास का, उसके बाद रिमांड का जो क्रूरता है वो कम हो गई। मतलब मारा पीटा उस वक्त भी गया, अभद्र भाषा का उस वक्त भी प्रयोग किया गया, लेकिन चूंकि डॉक्टर के पास मेडिकल में जाना होता है, अब रिकॉर्ड में आ चुके हैं, जज साहब के सामने भी जाना होता है, फिर माननीय न्यायालय है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वगैरह, तो इन चीज़ों का थोड़ा प्रेशर रहता है, तो अत्याचार कम होता है, ऐसा मेरा। आपको कब पता चला कि आपने 22 बम धमाके कर दिए और अब आतंकवादी बन गए? कब पता चला आपको? और फिर जब पता चला तो मुझको क्या लगा? अंदाज़ा तभी होने लगा जब ये मेरे से कबूल करवाने के लिए कहने लगे कि तुमको जो है कहना होगा, कोई आएगा तो बताना होगा, या फिर तुमको जज साहब के सामने कहना होगा। तो जज साहब के सामने, तो मैंने कहा मैं तो किसी के सामने क्या क्यों कहना कह नहीं होगा? कि मैंने दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो मैंने की। फिर इन्होंने कुछ गवाहों को भी, वो बाद में मुझको पता चला ये गवाह थे, कुछ लोगों, वो 7 दिन जो इलीगल रिमांड रखा उसी दौरान ये कुछ लोगों को भी लेकर आए, जिनको मैंने ज़ख्म देखे कहीं कहीं पुराने जैसे जले हुए, और उनके सामने उन्होंने कहा कि तुम इनके सामने कबूल करो। लेकिन मैं नहीं मान रहा था, लेकिन जब बिल्कुल ही तोड़ दिया गया, तो मुझको याद है कि 2-4 लोगों को बुलाया गया था उस दौरान, उसी सेंटर में जहाँ पर मुझको रखा हुआ था इलीगल, और उनके सामने कबूल करवाया गया था। लेकिन मैं तो उस वक्त पहचाने नहीं कौन है क्या नहीं। लेकिन बाद में बहुत समय बाद जब कोर्ट में ट्रायल चला, तो मुझ शक्ल देखी तो याद आया कि तो ये तो गवाह के रूप में थे। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा कई तरह से कई लोगों का। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं न्याय पा पाया, और न्यायालय में न्याय मिलता है, मुझे मिला है, उसके लिए धन्यवाद। भले लेट मिला लेकिन लिया है। तो मुझको अपने भारत पे, अपने भारत के संविधान पर बहुत भरोसा है, रहा है। और जेल में रहते हुए मैंने पढ़ाई शुरू की उसमें, क्योंकि पढ़ने की उम्र थी, तो मैंने सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ सीखी है वो है इंसानियत की चीज़। तो जेल में आप 18 साल की उम्र में गए? जी हाँ। और बाहर आए आप 32 साल की उम्र में लगभग। जी। तो ये 14 साल जेल में क्या किया आपने? जी, तो उससे पहले मैं बताना चाह रहा था कि मैं अपने आप को कई तरह से खुशनसीब मानता हूँ कि मुझको अच्छे लोगों का साथ रहा, कि मैं आज आज़ाद फ़ज़ाओं में जो है जी पा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पा रहा हूँ, आपके साथ सम्मानजनक तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा अपने माता पिता जी का कि वो आखिर दम तक मेरे साथ जुड़े रहे, उनको मेरे निर्दोष होने पे यकीन था, और उन्होंने हर तरह से मेरा साथ दिया, न्यायालय में दिफा किया। मैं धन्यवाद करूँगा जजेस साहब का कि उन्होंने
मुझको न्याय प्रदान किया। मैं धन्यवाद करूँगा मेरे वकीलों का कि उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा केस लड़ा। मैं धन्यवाद करूँगा रिलीज़ होने के बाद मीडिया का, सभी का, आपका, शम्स साहब का, आज तक का, कि उन्होंने मेरी स्टोरी को लोगों तक पहुंचाया, एक बड़े पैमाने तक लोगों तक पहुंचाया, और इस तरह समाज को जानने का मौका मिला कि इस तरह भी होता है। हमेशा जो सुर्खियां बनती हैं या पुलिस की तरफ से आरोप आते हैं, 100% ठीक नहीं होते हैं, वो उसमें कमियां भी होती हैं, और उसका साक्षात सबूत कई केसेस हैं, ऐसे कई नहीं। जेल और मैं धन्यवाद करूंगा सिविल सोसाइटी का भी, जिसमें मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है, जिन्होंने मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद की है। तो मैं इस तरह कहता हूँ कि अगर ये सब ना होता तो मैं शायद ज़िंदगी को आगे बढ़ाना कठिन हो जाता। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई लंबे जीवन बीतने के बाद जेल में जाना 1-2 दिन या 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भी दुश्वार है, मुश्किल होता है, कैद होती है। लेकिन जो ज़्यादा लंबा समय 14 साल लगभग गुजार के निकलता है, 10 साल समय गुजार के, उस वक्त तक की मेरी आधी ज़िंदगी तो जेल में ही गुजर गई। अगर आप एस्टिमेट लगाएं 32 साल का होने के लिए, तो लगभग आधी ज़िंदगी तो मेरी जेल में चली गई। और वो और शुरू के जो है 10-12 साल तो आप माने ही नहीं, वो तो बचपन ही गुजर जाते हैं। तो जिए मैंने 7-8-10 साल ही सिर्फ होश व हवास में, थोड़ी सी वो भी पनप रही थी मेरी समझ, टीन एज में चले गए। तो असल जो होश संभाला वो मैं जेल में, वो मैं बताऊंगा, आपका सवाल था कि किस तरह गुजरा। लेकिन जो इंसान, कोई भी इंसान जेल से लंबे समय के बाद निकल कर आता है, और उसकी जब सुर्खी या कहीं पर समाज में पता चलता है किसी को, तो ये एक अच्छा फील होता है। तो भाई कोई है निर्दोष हो गया, जैसे भी वो आज़ाद होकर आ गया, एक अच्छी एक आती है कि आप चलो वो आज़ाद हो गया, ये अच्छी बात है, वो आज़ाद हो गया। लेकिन और अब सब ठीक हो जाएगा ऐसा माना जाता है। अब वो आ गया, अपने परिवार का वगैरह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें एक अरविंद जी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब जेल के गेट, बड़े गेट खुलते हैं किसी के लिए लंबे समय के बाद, तो ऐसा नहीं है कि सब सामान्य हो जाता है, उसके लिए और कई तरह की चुनौतियों के गेट खुल जाते हैं। जैसे कि समाज उसको किस नज़रिए से देखेगा, आपको किस समाज उसको किस तरह से ट्रीट करेगा, क्या उसका पुनर्वास हो पाएगा, क्या उसका जो सम्मान था जेल में जाने से पहले उसको वो मिल पाएगा, आपके बारे में बताइए, जो क्या उसको रोजगार मिल जा पाएगा जो अपनी जिंदगी का। तो इस तरह की चुनौतियां होती हैं। जहाँ तक मेरा था, मैं जेल से फिर वो आप एक के बाद एक, जो आपका पहला सवाल था उसको फिर दूसरे पे, जेल में मैंने किस तरह समय पास किया। समय 14 साल का मेरा समय गुजरा, और मेरा ज़्यादातर कोठरी के अंदर समय गुजरा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, जिसको अंडा सेल अलग अलग जगह कहते हैं, तनाई कहते हैं, क्योंकि जो गंभीर आरोपों में लोग बंद होते हैं उनको सेपरेट ही रखा जाता है। तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी पहली बार मुलाकात करने जेल में आए, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम निर्दोष हो, मुझको इसका भरोसा है, और मैं 2 काम करूंगा, एक तो न्यायालय में कानून लड़ाई लड़ूंगा, तुम्हारी दिफा करूंगा, खुदा से दुआ करूंगा, दूसरा ये तो मेरा काम है, लेकिन तुम्हारा भी काम है, तुम्हारा ये काम है जब तक जेल के अंदर रहो तो अच्छों के साथ रहना, क्योंकि सोहबत का असर, मतलब कंपनी का असर पड़ता है। तो जेल की 4 दीवारी की दुनिया और बाहर की दुनिया में फ़र्क इतना है कि बाहर की दुनिया में ज़्यादा लोग मिलेंगे अच्छे, और जेल में कम मिलेंगे, और लेकिन मिलेंगे, कोशिश करना आप मिलना। तो मैंने कोशिश की कि अच्छे लोगों के साथ रहूं, लेकिन मैंने दोस्त कोई नहीं बनाया वहाँ पर। अच्छे बंदी साथी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन दोस्त नहीं। मेरे दोस्त थी अच्छी किताबें, वहाँ लाइब्रेरी, मैडम किरण बेदी ने बहुत अच्छे वहाँ पर रहते हुए हमने देखा है, काम किए हैं, सुधार के काम किए, लाइब्रेरी खोली, इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर खोला, उसमें मैंने पढ़ाई की शुरुआत की। तो मेरा ज़्यादातर, और प्रकृति, हरियाली वगैरह के मैं आसपास रहता था, किताबों को पढ़ने का मौका, मैंने ग्रंथों को, कुरान को, हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश किया, समझने की कोशिश, और वहीं पहुंचा नतीजे के सब मानवता ही सर्वोपरि धर्म है। आखिरी मेरा सवाल है, रिलीज़ होने के बाद, जी यही सवाल है मेरा, रिलीज होने के बाद चुनौतियाँ, देखिए चुनौतियाँ, सबसे पहले नहीं, रिलीज होने के बाद आप घर पहुंचे, घर में कौन कौन मिला, कौन कौन नहीं मिला? तो जब मैंने किताब में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन
बयान करने की कोशिश की है और नंदिता अक्सर को इसमें क्रेडिट जाता है। बहुत अच्छे से उन्होंने किताब को लिखा है, जज्बात को मेरे उतारा है कि, और टाइम भी कम है, उसको मैं नहीं यहाँ पर दोहराना चाहूँगा, किताब में है कि जब मैं लौटा हूँ तो पूरी चकाचौंध दिल्ली हो चुकी थी। जैसे छोड़ के गया था मैं वैसी नहीं थी, लेकिन पुरानी दिल्ली में जैसी गलियों में गया तो लगभग वो वैसी ही थी, कोई बदलाव नहीं था। लेकिन जब मैं घर में गया तो माँ को देखा, माँ जो है बिस्तर पे एक जिंदा लाश की तरह वो थी, बैठी हुई थी और बिल्कुल ही लेटी हुई थी बिस्तर पे, और वो बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने कहा अम्मी मैं आ गया हूँ, अम्मी मैं आ गया हूँ। तो उनकी आँखों से मुझको चमक दिखाई कि हाँ, उनको खुशी का एहसास हुआ कि आज़ादी उसको मिल चुकी है, लेकिन वो सही से बोल नहीं पाई। मैंने 2015 या 15 में शायद उनका देहांत हुआ। 2-3 साल मुझको उनका सेवा करने का मौका मिला। मैं शुक्रिया करता हूँ ऊपर वाले का कि जिस तरह पिताजी को खोया, मैंने माताजी को नहीं खोया। मिला 2-3 साल ही सही, लेकिन सेवा करने का मौका मिला। लेकिन 2 चीज़ों का मैंने मिस किया हमेशा उनके साथ रहते हुए। एक तो उनका हाथ का बना खाना साथ खाना, क्योंकि खाना नहीं बना पा रही थी वो। दूसरा उनके मुंह से पेटा सुनना, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। तो मैं इन 2 चीज़ों को आज भी मैं मिस करता हूँ। मेरा रिहाई के बाद अब 12 साल मुझको हो चुके हैं। 2024 आ चुका, 2012 में मैं रिलीज़ हुआ था। उसके बाद आपसे मुलाकात हुई जीवन, और अभी मैं सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कभी ऐसे रिलीज़ होने के बाद मेरे इंटरव्यू होंगे, मेरे जीवन पे किताब लिखी जाएगी और सोशल एक्टिविस्ट होऊंगा। तो कोशिश करता हूँ, मानवता मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। मन में जो अच्छा सोचता हूँ अच्छा करने का प्रयास करता हूँ और आगे ज़िंदगी को बढ़ा रहे हैं। देखिए आमिर, अब आपका जो टफ था वो तो हम नहीं लौटा सकते, अच्छा कुछ आप करें। और आपको बता दूं, आमिर की एक बेटी भी है, शादी हो चुकी है, बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। लेकिन जो ये 14 साल जेल में इन्होंने बिताए, आतंकवादी का ठप्पा लगा, वो टफ टाइम तो इनको कोई नहीं लौटा सकता। लेकिन किस तरह से जांच होती है, किस तरह से कोई इंसान जब किसी केस में फंस जाता है वो उससे कैसे लड़ता है, उसका परिवार उसमें कैसे साथ देता है, ये आमिर की कहानी से आपको पता चलेगा। ये शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।